हाँ करते हैं अभी ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, आयशा सना, अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनमोल, अनोद कादरी, अरीज खान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सारा, सारा सिद्दीकी, फायहा जिया, फायहा जिया, हमदिया नरमीन, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हानी, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, अच्छा, मानूर, माहीन जुल्फ़िकार, मारूक रसूल, माहिदा खान, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, कहाँ है मरियम? मरियम खुर्शीद नहीं है। मेमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद नहीं है। राबिया फ़हीम, रीमा नास, रोहम रेहान, रोमैसा एजाज, सादीना, सफ़ा उमर, सफ़ा उमर, सालिहा आरिफ, सना तारिक, सानिया आबिद, शेर बानो, शिज़्ज़ा खुर्शीद, कहाँ है शिज़्ज़ा खुर्शीद? कहाँ है? शिज़्ज़ा साजिद, कब? अभी। मेमूना ईमान राव, लिया तो था नाम। सुनैना, सिमरन देवी, शिज़्ज़ा साजिद, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा आकिल, सईदा आयशा उन्निसा, फातिमा नाज, सईदा फाइजा मुइन, सईदा उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, अंजिला, उस्मान खान, वजिया वाहिद अली, वानिया सलमान। इस्लामियात में देखता हूँ अब। नहीं है इस्लामियात के मेरे पास ना, नोट में वो ले नहीं सका। वहाँ एग्जामिनेशन से मालूम कर लिएगा, बता देंगे। स्लाइड नंबर 6 चल रही थी ना हमारी प्रेजेंटेशन, अभी करते हैं स्टार्ट। ये इसमें 4-5 स्लाइड्स रह गई थी, बस वो कंप्लीट कर लें। स्लाइड हमारी चल रही थी, स्लाइड नंबर 6 थी।
हाँ, ये यहाँ तक हम आ गए थे। हाँ, यही 3 जून प्लान हमारा स्टार्ट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। तो ये बात हमारी आ गई थी 3 जून प्लान तक। जो लास्ट बात हमने की थी उसमें हमने 3 रिकमेंडेशंस आपको बतलाई थी कि 3 जो उस मुज़ाकराती मीटिंग कमेटी के अंदर उनके 3 नुकात जो उन्होंने सामने रखे थे, जिसमें से कोई पॉइंट जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद जो मुसलमानों की जमात थी वो उसको एग्री कर रही थी, फिर हिंदुओं की जो जमात थी वो उसको डिसएग्री कर रहे थे। इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो एक मतलब पॉइंट पर तमाम स्टूडेंट जो जमातें थी दोनों वो जमा नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। तो इस बुनियाद पर अब लीग ने, मुस्लिम लीग ने इनकार किया बाज़ पॉइंट्स का, बाज़ का कांग्रेस जमात ने इनकार कर दिया। चनाचे इन द एंड ये बात पहुंच गई थी कि जो लास्ट में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन सब की क़यादत में जो हिंदुस्तानी वफद था ये बैठा और बातचीत हुई। तो एक 3 जून प्लान की तरफ इस बात का रुख चला गया और उस 3 जून प्लान के अंदर ऑन जून 3, 1947 लॉर्ड लुईस माउंटबेटन अनाउंस द प्लान विच प्रोपोज द पार्टीशन। बेटा आप उठ जाए वहाँ से, आप भी उठ जाओ बेटा, उठ जाओ जल्दी से खड़ी हो। आप खड़ी हो, वो लास्ट में जाओ, आप यहाँ से खड़ी हो, इधर लास्ट में आए, जल्दी करें फ़ौरन। Of the British India into India and Pakistan based on religious lines and set August 15, 1947 as the date for the transfer of power। अब जाहिर है ये 3 जून प्लान की तरफ जो इस तरफ रुख चला गया और एक बेटा मैंने आपको कहा बैंड पे आ जाए, तो आप उठें वहाँ से, उठें आगे हैं, यहाँ जल्दी उठें, यहाँ फर्स्ट चेयर पे आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इस मंसूबे का फिर ऐलान किया, जिसमें उसने देखा कि मजहबी जितने भी तर्ज़ अमल पे चलने वाली दोनों जमातें थीं, ज़ाहिर है मुसलमानों का एक अपना मज़हब है और हिंदुओं का अपना एक हिसाब किताब है। तो बरतानवी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करने की तजवीज़ जो है ना वो फिर इसने पेश की है यहाँ पर कि भाई चूँकि ये मजहबी टकराव है आपस में और ये बड़ा जो है ना ख़तरनाक मामला है, तो ये एक जो आग आ गई है ना, बढ़ गई है, वो मजहबी एतबार से बढ़ चुकी है। चुनांचे इक़्तिदार की जो है ना ट्रांसफ़र करने के लिए इक़्तिदार को, पावर्स को इन्होंने 15 अगस्त 1947 की तारीख़ मुकर्रर की कि भाई हर जमात को उसके एतबार से और रिलीजियस पार्टी भी समझते हुए, चूँकि मुसलमान और हिंदू बिल्कुल एक अलग ज़ात पात स्टैंडर्ड के लोग हैं, इनके यहाँ अलग अलग हिसाब किताब है पूरी ज़िंदगी गुजारने का। चुनांचे इनके अंदर जो है ना, इन्हीं के अंदर हम इक्वल पावर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ज़ाहिर है हर एक को उसकी अपनी लिमिटेशन के अंदर उसको पावर दे दी जाए ताकि वो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ सकें। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन वाइसराय ऑफ इंडिया। After the war, Mountbatten was appointed as the last Viceroy of India in 1947, overseeing the transition of British India to independence। हिंदुस्तान का वाइसराय जंग के बाद माउंटबेटन को 1947 में हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय जो है मुकर्रर किया था
जिसने बरतानवी हिंदुस्तान की आज़ादी की मुंतकिली की गोया ट्रांसफ़र करने की उसने जो है ना निगरानी भी की थी। इस सारे मामले की उसने देखभाल की थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। और जब देखा था मामला बड़ा ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक हो चुका है, चुनाचे यही आखिरी लास्ट वाइसराय बना और यही इसका जो है ना खुद ब खुद ज़रिया भी बन गया कि इनके दरमियान आपस में जो है ना तकसीम ही करा दी जाए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया following India independence, Mountbatten remained in India as the country's first governor general from 1947 to 48। हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो माउंटबेटन 1947 से 48 तक जो है ना ये मुल्क का पहला गवर्नर जनरल के तौर पे हिंदुस्तान में रहा, कि जिसको तैनात किया इसी मकसद के अतबार से कि ये इस थोड़े से अरसे के अंदर तमाम जितने भी इक़्तिदार रखने वाले मुस्लिम पार्टी के मुस्लिम रहनुमा हैं और हिंदुस्तान के हिंदू पार्टी के जो उनके अपने रहनुमा हैं उनको जो है ना डेलीगेट कर दें उनकी पावर्स वगैरह, ताकि मज़ीद आगे वो लोग कंट्रोल जो है ना फिर संभाल सकें। फिर बात आ जाती है 5th नंबर पे हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट था, बाउंड्री कमीशन, जुलाई 18 1947। तो बाउंड्री कमीशन बनाया गया और उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, बड़ा अहम मकसद था कि कमीशन वॉज सेट अप टू डिवाइड पंजाब एंड बंगाल। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हेडेड बाय सर रेडक्लिफ। तो अब पंजाब और बंगाल की जो सरहदें थी उसको मुतय्यन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, तकसीम करना हर उस एतबार से के जिसमें दोनों हिंदू और मुसलमान जो है ना उनमें आपस में ज़्यादा कोई इख्तलाफात भी पैदा ना हो। ठीक है ना बेटा, मैंने दूर दूर कर दिया तो आप लोगों ने मोबाइल निकाल लिया हाथों में। फिर अब मैं क्लास से निकालूंगा आप लोगों को माशाल्लाह से। जिसके हाथ में मोबाइल होगा वो क्लास से बाहर जाएगा सीधा, कार्ड में उसका ले लूँगा और मोबाइल के साथ वो, ताकि बाहर वो एंटरटेन होता रहे ना मोबाइल के साथ। कार्ड से उसको क्या करना, कार्ड में ले लूँगा। तो बहरहाल तो लोग गर्मी लग रही है उधर बैठ जाओ, हाँ ना वहाँ बैठ जाओ, उधर फिर भी थोड़ा सा हवा और वो पंखा सही चल रहा है, इधर हमें ही बैठे रहने दो बस। अच्छा, तो पंजाब और बंगाल की जो डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम हुई उसके लिए एक कमीशन बनाया गया और ऐसा होता है जैसा अब भी इस तरीके के कमीशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। ये एक आईनी दस्तावेज़ थी जिसके सरबराह से सर रेडक्लिफ को बनाया गया था। अच्छा, डेमोक्रेट द बाउंड्रीज ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ ascertaining द contiguous मेजॉरिटी एरियाज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। ये स्लाइड यहीं पर है, हाँ ये रही, ठीक है। Before independence, it was decided to partition India into India and Pakistan for the Hindu and Muslim communities, respectively. The provinces of Sindh and Balochistan, with an overwhelming majority of Muslims, more than 70% and 90% respectively, were granted to Pakistan. However, the provinces of Punjab and Bengal only had a marginal majority of Muslims. अब देखा जाए तो मज़हब की बुनियाद पर आबादी को तकसीम करने के लिए एक वाज़े जो है ना हदबंदी करना और एक उसका प्लान जो है वो मुरतब करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस एतबार से हो जाए कि जितने हिंदू ज़ात के मानने वाले हैं, उस रिलीजन को पसंद करने वाले हिंदू हैं, तो वो अपने एतबार से अपने मज़हब के मेजॉरिटी वाइज जो है ना उनके इलाके में उनको ख़ास कर दिया जाए। ऐसी बाउंड्रीज बना दी जाए कि जिधर मज़हब के एतबार से हिंदू ज़्यादा हैं उनको अलग सेपरेट रखा जाए, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है तो उधर मुसलमानों के एतबार से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हर कमीशन में आप देखें तो 5 अरकान थे और इन्होंने सर क्या नाम है इनका पूरा, हाँ, तो इनका देखा जाए तो इन्होंने 2 अरकान मुस्लिम लीग की जानिब से भी नामज़द किए थे उसके लिए, और 2 अरकान इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो है नामज़द किए, यानी कि टोटल 4 लोग इन्होंने मुंतखब किए थे कि जो इसमें ये फ़ैसला करना चाहते थे कि सिर्फ़ आबादी ही नहीं बल्कि सरहदी
कमीशनों के जो शाहराएँ होंगी, जो वहाँ के यानी कि रोड मैप होगा, फिर इसी तरह जो रेलवे स्टेशंस की लाइंस होंगी, फिर बिजली का जो इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम होगा, फिर उसी के साथ आपाशी के जो मंसूबे होंगे, जितना लैंड होगा जिधर जो है ना वो खेती बाड़ी की जा सकती है, इसी तरीके से जो इंडिविजुअली लैंड्स होंगे और इसी तरीके से जो इज्तमाही लैंड्स होंगे जिनके यानी कि ऑनर एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऐसा भी होता था उस वक्त के बाज़ ऐसी ज़मीनें थी जिसमें आपस में मुशारका होता था, शेयर्स होते थे, हिंदू भी है उसके अंदर, मुसलमान भी है। तो जी इसके वो शेयर लेकर उधर मुसलमान के जो हिस्से हैं उधर हिंदू का भी है, तो उससे जो है ना अल्टरनेट कर लिए, मकसद के आपको उधर मुसलमान के साथ ही इधर के मुसलमान के हिस्से को दे दिया, उसके जो है ना इधर हिंदू के लैंड के अंदर उसको उतना हिस्सा दे दिया, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में ये नाइंसाफ़ी ना हो जाए कि अब जब सरहद हुई और हदबंदी की गई तो इसकी जो ज़मीन है उस तरफ थी हिंदू की, तो वो फिर मुसलमानों के इलाके में चली गई, तो ज़ाहिर उससे छिन जाएंगी। और इधर भी इसी तरह होगा मुसलमान के साथ भी, तो इसका भी जो है ना ख्याल किया गया। और मुल्क की जो तकसीम थी उसके नतीजे में 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो अपनी जानों से भी गए, और कहते हैं कि अक्सरियत मेजॉरिटी उसके अंदर जो है ना नेक लोगों की, क्योंकि जो उलमाए दीन थे ये तो बड़ा अहम इम्पोर्टेंट टारगेट था उनका, जैसा कि आजकल भी है। आप जानते हैं अभी गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले भी 2 बड़े आलिम दीन शहीद हो गए, उनको शहीद कर दिया गया, ठीक है ना। और अक्सर ही ऐसा होता है, कभी आप ये क्यों नहीं सुनते कि जी कोई दुनियादार आदमी को कत्ल कर दिया, मार दिया गया, ऐसा बहुत कम होता है। वो भी किसी दुनियावी झगड़े के अंदर हो जाए तो हो जाए, माल दौलत के किसी लड़ाई झगड़े में अगर हो जाए तो वो हो जाए, वरना उलमा का तो कोई ना माल से लेना देना है, ना वो कोई दुनिया की चीज़ों के लिए लड़ते हैं, वो तो एक दीन की दावत जो है वो फैलाते हैं, कुरान की जो दावत है वो आम करते हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। तो लिहाजा उलमा अक्सर इस वक्त भी शहीद हुए थे क्योंकि वो तहरीकें चलाने में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, और मुल्क की ज़ाहिर कामयाबी के लिए और एक ऐसी सरज़मीन और सेपरेट नेशन हासिल करना चाहते थे जहां वो इस्लाम पर 100% अमल कर सके। चुनाचे हमने ज़मीन तो हासिल कर ली, लेकिन बराए ज़मीन ही रह गई बस, अमल शमल तो हम कोई भी नहीं कर रहे माशाल्लाह। अगर हम इधर अपनी क्लास में ही मेजॉरिटी देख लें, मुझ समेत की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो मुझसे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तो हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ हम अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो तकरीबन 1,20,00,000 लोग बेघर हुए इन तहरीकों के अंदर, इस सेपरेशंस में, इन बाउंड्रीज़ के जो है ना कमीशन बनने के बाद जो सारे फिर मामला सामने आने थे वो बड़े पेचीदा थे, और वो हुए भी इसी तरह। पंजाब और बंगाल की तकसीम से मुताल्लिक अगर आप देखें तो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के मुसलसल जो इलाके ऐसे थे जिधर अक्सरियत थी उनकी, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका था वहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, दूसरा इलाका ऐसा था जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, तो उसकी बुनियाद पर देखा जाए तो पंजाब और बंगाल के 2 हिस्सों की सरहदें जो है ना फिर मुकर्रर की गई हैं। यानी कि जो आप अभी एक बाउंड्री सरहदें देखते हैं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो बड़ा उसका ख्याल किया गया कि जब ये बाउंड्रीज जो है ना बनाई जा रही थी तो उस दौरान भी मौका दिया गया कि अगर कोई हिंदू है वो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ भी अगर आना चाहे कोई मसला नहीं है, और हिंदू जानते भी थे कि हमें अपनी जान का कोई ऐसा ख़तरा नहीं है इस सारे मामले, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कोई हमें कत्ल नहीं करते हैं, वो जानते थे इस बात, उनके लिए ये बहुत आसान मामला था। असल जो पेचीदा मामला था और ख़तरनाक तो मुसलमानों के लिए था, क्योंकि हिंदू जो है ना वो मुसलमानों को नहीं छोड़ते थे, वो तो फ़ौरन कत्ल करते थे, इसलिए मुसलमानों को हाँ इसलिए हिंदुओं को फ़ौरन निकलना पड़ता था। अभी भी आप देखें तो माशाल्लाह पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू है तो ऐसा नहीं है कि हमारे खुदा न खास्ता तलबा उसे वहाँ पकड़ लिया और धुनाई लगा दी या उसे बिला वजह पीट दिया,
या बिला वजह उसे तंग कर रहे हैं। ऐसा हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत ही नहीं है, ये हमारी जो है ना समझने के नेचर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र, ये हमारे अंदर ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि इस्लाम हमें ये तालीम ही कभी नहीं देता कि आपने किसी नॉन मुस्लिम को, गैर मज़हब वाले को परेशान करना है या तंग करना है। लेकिन वहाँ के हम बड़े वाक़यात सुनते हैं। हाँ देखें, हालांकि अगर कोई हिंदू इधर किसी गाय को अपने घर में रखा हुआ है, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है भाई, कर रहे हैं, उसका मज़हब है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन उनको भी वहाँ मुसलमानों के रिलीजन का बड़ा ख्याल करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। इस पर तो हमारे बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी बातें भी करी हैं और समझाते भी रहे हैं। एक ज़माने से वहाँ के उलमा भी हैं, वो भी ये बातें करते हैं कि इनको तो चाहिए था, इतना ज़माना हो गया हिंदुस्तान को भी सेपरेट हुए हुए, पाकिस्तान बने हुए भी, और वहाँ भी आप देखें तो अक्सरियत मुसलमानों की है हिंदुस्तान के अंदर। तो इनको तो मुसलमानों को इस कदर खुश कर देना चाहिए था अब तक कि वो इनके दिल जीत लेते, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका। बड़ी हैरत की बात है। अब भी आप गौर करें तो जो है ना, हत्ता कि किसी भी मुकाबले में, चाहे वो क्रिकेट का ही क्यों ना हो, जब तक हिंदुस्तानी टीम के अंदर मुसलमान नहीं होंगे वो जीत भी नहीं सकते। ये आपको चैलेंज है हमारा। जब तक उनकी फ़ौज में भी मुसलमान नहीं आएंगे वो नहीं मुकाबला कर सकते। आ सकते हैं, अब ये बात पैदा होने, ये अब पैदा होना शुरू हो गई है ये बात कि इंडिया को पाकिस्तान ने ये चॉइस दे दी है कि अगर आप चाहें तो अपनी आर्मी को हमारे यहाँ से ट्रेन कर सकते हैं। इसमें हमें क्या, नहीं नहीं, ये रियल है, ये हकीकत है, कोई मसला नहीं है। हम ऐसे लोग ही नहीं है ना मुसलमान, आप समझ ही नहीं रहे, हम मुसलमान लोग ही अलग है भाई। देखो, बिल्ली जो होती है उसने जो है ना शेर को सब सिखाया, लेकिन जब आखिर में शेर ने उस पर हमला किया तो दरख्त पे चढ़ गया। अब वो बोल रहे ये इधर मैं कैसे, बोला तो तुम्हारी खाला हूँ ना मैं तुम्हें दरख्त पे चढ़ना थोड़ी सिखाना है, फिर मैंने अपनी ही मौत को दावत दूँ क्या? तो बहरहाल यही बात होती है। चलें, तो आज़ादी से पहले ये फ़ैसला किया गया था कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान बरादरियों के लिए ना सीक्वेंस वाइज, हाँ हाँ, ये लेकिन जूम पता नहीं होगा, नहीं जूम करके देख लिया, थोड़ा इसको भी समझना चाहिए, अच्छी बात है। ये है पाकिस्तान का हिस्सा ना, वहाँ चला गया, ये वाला जो है, हाँ। और अगर ये आप देखें ना, ये जो इस तरीके से ये हिस्सा है, और बांग्लादेश जो है ना वो इस तरफ पड़ता था, जो मशरिक़ पाकिस्तान कहलाता था, काफ़ी दूर था, फासला था यानी कि अच्छा खासा, तो पाकिस्तान से दूर था, लेकिन ये कि पाकिस्तान के हक़ में थे, तो सरकार भी, हुकूमत भी वो पाकिस्तान की वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर, अभी आप गौर करें तो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास आज से तकरीबन जो है ना 50 साल पहले 35 जहाज़ थे तिजारत के लिए जो हुआ करते थे, और अब भी पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 हैं और बांग्लादेश के पास 600 हैं। ये तरक्की का मतलब एक होता है ना, पता चलता है कि किस तरीके से आपने अपनी मईशत को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। तभी आप देखें वहाँ से बंदा अगर 1000 बांग्लादेशी वो रुपया इधर भेजता है ना, तो यहाँ आकर वो माशाल्लाह से 3,500 3,000 बन जाता है, और यहाँ से इतना भेजे 3,000 3,500 उधर जाके 1,000 बन जाता है। तो उनके रुपए की कदर है ना, उन्होंने कुछ मेहनत की है ना माशाल्लाह, 2 नंबरी उन्होंने ख़त्म करी और करप्शन ख़त्म करी। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से है कि से नो टू करप्शन, करप्शन को कुछ भी नहीं कहें, चलने दें माशाल्लाह, और अच्छे अंदाज पे चलने दें। तो ये है जिससे मईशत क्या होती है, कमज़ोर।
अब इससे गरीब आदमी पर दबाव डल जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आप उसका बड़ा असर नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा दबाव। यानी कि अब जो गरीब की जो असल इस्तेमाल की चीज़ थी ना, उसी पर ही अटैक किया हुआ है कि बस उससे बचा बचाया जो थोड़ा बहुत उसके पास है भी सहूलत है ना, फैसिलिटीज़, वो भी उससे छीन ली जाएं बस। लेकिन ये गलत है, बहरहाल जो भी मामलात हैं ये गलत है। इससे बेहतर ये है कि आप अमीर आवाम से जो है ना चीज़ें निकलवाएं, गरीब को ना मज़ीद पीसें, गरीब को आप रिलीफ दे दें, छोड़ दें। हाँ, और हमारे यहाँ आप लाइनों में ना लगवा दें, जैसे ये बेनज़ीर इनकम फ़ंड तो फ़लाना फ़ंड तो ये फ़ंड, औरतें लाइनों में लगी, दुनिया भर की औरतें माशाल्लाह काम में लगी हुई हैं और हमारी लाइनों में लगी पैसे लेने के लिए। अजीब यानी कि सिलसिले शुरू करें। तो आप उनको हुनर सिखाएं, उनको एक्टिविटीज़ पे लगाएं। आप चाइना को देखें, माशाल्लाह हर घर जो है फैक्ट्री है, एक पिस्तौल की गोली तक घर में बन रही है। अच्छा जी, आगे आ जाएं तो बात हो रही है कि सिंध और बलूचिस्तान जहां मुसलमानों की भारी अक्सरियत थी, तो उसका तनासुब आप देखें 70 एंड 90%, तो पाकिस्तान को वो हिस्से दे दिए गए, जितने हिस्से के अंदर 70 से 90% आबादी मुसलमानों की थी। इसी तरह पंजाब और बंगाल के सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत देखा जाए बहुत मामूली थी। जो जितना हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के हिस्से में आया है, तो इतने हिस्से में तो चूँकि मेजॉरिटी थी, ज़्यादातर गांव जो है मुसलमानों के थे, इस एतबार से उनको मिल गया। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आज़ादी एक्ट 1947। अब इस तरफ आ जाए तो देखें, द इंडियन इंडिपेंडेंस Act of 1947 was a piece of legislation enacted by the Parliament of the United Kingdom that played a pivotal role. ये क्या है? Pivotal role in India's journey to independence and the end of British colonial rule. The Act received royal agreement on July 18, 1947. And came into effect on August 15, 1947. It laid the legal foundation for the partition of British India into the two independent nations of India and Pakistan. 1947 का हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट बरतानिया की पार्लियामेंट ने ना फिर इसके ज़रिए से उसने नाफिज किया। ये क्या एक्ट था कि कानून साजी का ये समझे कि एक हिस्सा था, एक कानून ऐसा बनाया गया कि जिसके मुताबिक अब हिंदुस्तान की आज़ादी का सफ़र, बरतानवी जो नौ आबादियाती हुकूमत थी उसका ख़ात्मा, और इसी तरीके से जो है ना मुसलमानों की अलग रियासत की आज़ादी का हिस्सा, ये तीन बातें इसके अंदर अहम थी इस कानून के अंदर। पहला क्या था कि हिंदुस्तान की आज़ादी, अगर देखा जाए तो वो भी मुसलमानों से आज़ाद हो रहे, जिसमें मुसलमानों की भी आज़ादी शामिल है फिर उनसे ज़ाहिर है, और जो ये ब्रिटिशर थे उनकी हुकूमत का ख़ात्मा, ये दो अहम पहलू थे इसके अंदर। तो 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट जो है ना कानूनी शक्ल सूरत में इसको नाफिज किया, और बरतानवी इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को इसको शाही मुआहदे में जोड़ दिया, यानी कि कानूनी तौर पर लीगलाइज करके इसको इन रिटर्न जो है ना कानून के अंदर महफूज कर दिया गया। एक तो होता है ना कि सिर्फ कानून पेश किया, जैसे हमारे यहाँ भी होता है बिल पेश कर दिया, फलाना जो है ना एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया, अब उसमें वोटिंग चली और ज़्यादा मेंबरान ने अगर उसका पॉजिटिव वे में जो है ना उसको वोटिंग दे दी, तो अब वो अगले मरहले में चला गया। फिर वहाँ से करते करते समरियाँ पेश होती गई, और उस बिल को जो है ना फिर आपके वज़ीर आज़म ने भी इन दी एंड और सदन ने भी अप्रूव करा। फिर वो कानूनी शक्ल के तौर पर बनने के लिए आपके लेजिस्लेशन जो कानूनी इदारे उनके अंदर भेजा जाता है।
फिर वहाँ से पास हो गया, फिर वो जुडिशरी सिस्टम के अंदर डाला जाता है, फिर वहाँ से भी क्लियर हो गया। अगर उसमें कोई पैसों का हिसाब किताब लगना होता है तो आपका जो है ना, अल्लाह भला करे, ये जो भी अकाउंट्स के डिपार्ट होते हैं ना फेडरल के, उसके अंदर उसको भेजा जाता है। उसके बाद भी अगर उसका कोई शरई और इस्लामी पहलू हो तो उसको उधर भी फॉरवर्ड, यानी हर जगह से जब अप्रूव्ड हो जाता है फिर वो एक कानून जो है ना फाइनलाइज होकर हतमी शक्ल में उसको कानून की किताब के अंदर महफूज कर दिया जाता है और वो एक्ट बना दिया जाता है। कानून ऐसे बनता है। हाँ बेटा, आपको समझ आया? आप इतने माशाल्लाह गौर से किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं। क्या समझ आया आपको मैंने जो तकरीर करी है? क्या तकरीर फरमा रहा था मैं? थोड़ी सी आप बता दें, बस थोड़ा सा बता दें कि सर आप ये यूँ कहना चाह रहे थे। वो वाली बच्ची समझ गई जिसको मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हमसे अलग है, दूर है। हमसे अलग तो है ही पार्लियामेंट, हम भी उससे अलग ही हैं, लेकिन मतलब उसमें बता क्या रहा था वो तो बताओ। पार्लियामेंट में क्या होता है? अच्छा ये बता दो चलो, क्या होता है? मेरी आपकी किस्मत के फैसले वहाँ होते हैं, मुल्की फैसले वहाँ होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। कवानीन वहाँ पे बनते हैं। हाँ सही है, चलो ठीक है, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट भाई? आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा आगे आ जाएं। ये बात हो गई माशाल्लाह, अगर आपको समझ आ गई तो। अच्छा अब है की फ्यूचर्स एंड प्रोविजंस, जो इसकी खुसूसियात होती हैं और दफ़ात जो इसके साथ जुड़ती हैं। आप गौर से सुने ताकि आप लोग को समझ आए ना ये। हाँ, कायद आज़म प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? फिर क्या बने थे कायद आज़म? गवर्नर जनरल बने थे। उसकी वजह क्या है? किसको पता है इसकी वजह? बहुत ज़बरदस्त अच्छी वजह है इसकी, क्योंकि उस वक्त जो कानून था ना, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें गवर्नर जनरल के ज़्यादा पावर्स थी, प्राइम मिनिस्टर की वो पावर नहीं थी। अगर आप कानून उठा के देखेंगे ना तो पहले जो गवर्नर जनरल बने तो वो बने ही इसीलिए कि कानून साज लोग जानते थे, बनाने वाले कानून को बहुत अच्छे से परखने वाले, क्योंकि कायद-ए-आज़म इस लायक है कि उनके पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स कम थी गवर्नर जनरल के मुकाबले में। जैसे आप हमारे यहाँ देखें तो प्रेसिडेंट का ज़्यादा ओहदा बड़ा है या प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा बड़ा है? ओहदा, मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ज़्यादा बड़ा ओहदा होता है, जो सीट है ना वो ज़्यादा बड़ी कौन सी है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है। बात समझ रहे स्टूडेंट्स? तो हाँ, लेकिन जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना ओहदे के एतबार से बात जो कर रहा हूँ, तो अभी भी कानून, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ओहदा जो है प्रेसिडेंट का ही बड़ा है, लेकिन पावर्स में आप देखें ना तो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा पावर है, क्योंकि कानून ऐसा अपनी मर्ज़ी का बनाया गया है। तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ज़्यादा इधर आप देखें दौड़ें लगती हैं। अगर जिसको आप प्रेसिडेंट बना रहे हैं उसे ऑप्शन दे दें आपको क्या प्राइम मिनिस्टर बना दें, वो कहेगा हाँ हाँ मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, क्योंकि उसको पता है कि इधर खाली बैठा रहना पड़ेगा, पावर्स वो नहीं होंगी जो प्राइम मिनिस्टर के पास। आसिफ अली जरदारी है ना। गवर्नर जनरल तो छोड़ो, वो तो तकरीबन समझ लो कि उसके पावर्स बहुत कम हो चुकी हैं, तो अब उसकी फिक्र में भी इतना कोई नहीं लगता। लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान बिल्कुल एक दुनिया के नक्शे पर उभरा है ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा पावर्स इसी सीट की थी, चुनाचे ये मामला हुआ। पार्टीशन ऑफ इंडिया, द एक्ट कॉल फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू डोमिनेंस इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो आप जानते हैं, इस एक्ट के मुताबिक बरतानिया ने दो रियासतों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, उसमें तकसीम करने का मुतालबा रखा। टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, ये क्या है? द एक्ट
ended British colonial rule in India and officially transferred legislative and executive authority to the newly created dominions. ब्रिटिश कंट्रोल का फिर इख्तिताम कब हुआ है, एंडिंग कब हुई है, ख़ात्मा हुआ है। इस एक्ट ने हिंदुस्तान में बरतानवी गोया नौ आबादी हुक्मरानी का ख़ात्मा किया। जो उनकी जो ताकत थी बढ़ रही थी तो उसको ख़त्म किया और बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून साजी की, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो है ना वो मुरतब किए और इंतज़ामी इख्तियार को जो है ना वो देखा जाए तो नए सिलसिले पर इन्होंने दोबारा से जो है ना तैयार कर दिया, दोबारा तख्लीक कर दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, और वो तमाम हुकूक जो है ना मुंतकिल भी कर दिए, पावर्स जो थी वो डेलीगेट भी कर दी। इसने बरतानवी दौलत मुश्तरका के अंदर आज़ाद अक़वाम के तौर पर उनकी हैसियत का आगाज़ किया। अब देखा जाए तो मुसलमानों के पास और हिंदुओं के पास भी अपने अलहदा अलहदा कुछ हुकूक कानूनी दायरे के तौर पर उनको मिल गए, हासिल हो गए। डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की तकसीम, इस एक्ट ने ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम किया और फिर गवर्नर जनरल और वाइसराय, The act abolished the office of Viceroy and replaced it with that of Governor General for both India and Pakistan. Lord Louis Mountbatten, the last Viceroy, became the first Governor General of India, and Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. तो उनका जो है वो वाइसराय बना और उसके दफ्तर को जो है ना पहले वो ख़त्म भी किया गया और उसकी जगह हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल के ओहदे जो है वो मुख्तस किए गए। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन उनका देखा जाए उनकी तरफ से आखिरी वाइसराय था, हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर, कायदा-ए-आज़म, यही तो असल बात होती है ना कि बाकायदा जो है ना बस क्या इंसान बोले, मुँह बाकायदा प्लानिंग्स हुई हैं माशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर्स, द एक्ट अलाउड इंडिया एंड पाकिस्तान टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टेब्लिश देयर लेजिस्लेचर्स। आइन और जो हमारा मुकन्ना साजी होती है ना, मुकन्ना साजी हम लेजिस्लेचर को ही कहते हैं, यानी कि कानून साजी, कानून दान जिनको भी आप कहते हैं, कानून बनाने वाले लोग, ठीक है ना, जो एक दिमाग रखते हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं और उस सिस्टम में रहते हुए उसी सिस्टम को जो है ना कानून के मुताबिक बनाते हैं। बेटा आप मोबाइल नहीं छोड़ रही हो, इसको आपसे ही कह रहा हूँ, आप मुस्तकिल मोबाइल में ही लगी हुई हैं। मैं शुरू से देख रहा हूँ, एक दो दफ़ा तो मैंने आपको बोला है, लेकिन उसके बाद अब बार बार बोलना अच्छी बात भी नहीं है। तो आइन और मुकन्ना साज जो कानून साजी करने वाले लोग हैं, एक्ट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने अपने आइन का मसौदा तैयार करने और अपनी जो है ना कानून साजी बनाने, उसे कायम करने की इजाज़त दी इस कानून ने, और अपने मुल्की मामलात में मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तारी का जो है ना हक़ भी फराहम किया, ठीक है ना, कि आप कानूनी एतबार से अपने हक़ महफूज रखते हैं कि आप अपने कवानीन ख़ुद बना लें, अपने ज़ाब्ते ख़ुद बना लें, इसी तरह अपना आइन ख़ुद बना लें कि आप किस तरीके से आगे सिस्टम को चलाना चाहते हैं। रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी जो आज़ादी दी गई, तो द एक्ट इंक्लूडेड प्रोविजंस टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बोथ डोमिनियन। ये हम बात कर रहे हैं कि जो ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था ना, इसके अंदर, इस कानून साजी के अंदर क्या क्या आसानियाँ थी और मुसलमान अपने मजहबी एतबार से और कवानीन के हिसाब से भी और अपने राइट्स के हिसाब से भी उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए, हिंदुओं को भी क्या क्या हासिल हुए, वही बात चल रही है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि इस एक्ट में दोनों ममालिक में जो माइनॉरिटीज़ थी, अक़लियती हुकूक थे, तो उनके एतबार से भी और मजहबी आज़ादी के एतबार से भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यानी कि ऐसे इसके अंदर दफ़ात और पॉइंट्स शामिल थे कानून के जिनके मुताबिक मुसलमान अपने मज़हब पर कुली इजाज़त के साथ जो है ना अमल कर सकते थे, आज़ादी के साथ, और अपनी ख़ुद मुख्तारियत के हक़दार थे।
और सकाफती और मजहबी वरसे का भी उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। रॉयल टाइटल्स, शाही उन्वानात, ये क्या थे? द एक्ट रिमूव एनी रेफरेंस टू द ब्रिटिश मोनार्क एज द इंपीरियर ऑफ इंडिया एंड एंडेड द ब्रिटिश क्राउन्स रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ द टू डोमिनियंस। शाही उन्वानात क्या थे कि इस एक्ट ने हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर बरतानवी बादशाह का अब कोई भी हवाला अगर होता उसको ख़त्म कर दिया कि भाई ये शाही निज़ाम मज़ीद जो है ना अब नहीं चलेगा और आपका अपना रियासती निज़ाम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों सल्तनतों की हुकूमत में बरतानवी वली अहद का किरदार जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा उसको भी ख़त्म किया गया और अपनी अपनी आप जो हुकूमत है, सरकार है, उसको ख़ुद जो है ना आप इम्प्लीमेंट करें, उसकी कानून साजी आप खुद करें, सारा आपको खुद ही जो है ना इजाज़त। एसेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, द एक्ट अलाउड प्रिंसली स्टेट दैट ऑप्शन टू ज्वाइन either India or Pakistan or remain independent. The accession of these states to one of the dominion was to be decided by their rules. शाही रियासतों का जो उनको ज्वाइन करना था, मर्ज करना था, यानी कि उनको इल्हाक करना था, जोड़ना था रियासतों को, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये भी था सामने दरपेश कि जो रियासतें ऐसी थी जिधर के नवाबजादे और शाही सल्तनत का निज़ाम वहाँ पर राइज था, तो उनमें भी देखा जाता था कि अक्सरियत जिसकी है या और दूसरे एतबार से कि वो वहाँ का जो भी नवाब है शाही रियासत का, रियासती कोई बड़ा अहदेदार है, तो वो जो है ना अपने रियासत को किसके साथ जो है ना मर्ज करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो इस एक्ट ने रियासतों को ये इख्तियार भी दे दिया कि आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू विश जैसे कहते हैं ना, तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जिसमें आप शामिल होना चाहें। चुनाचे कहते हैं कि अभी तक भी ऐसी बहुत सी रियासतें हैं कि जिन्होंने जो है ना हिंदुस्तान के साथ इल्हाक से बिल्कुल इनकार कर दिया था, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का उन्होंने ऐलान किया था, और चूँकि वो पाकिस्तान की सरहदों से, बाउंड्री से कई मील दूर थे और हिंदुस्तान से करीब थे, तो लिहाजा हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती ये सब मामला निमट जाने के बाद जो है ना उन रियासतों पे अपना होल्ड कर लिया। ऐसी बहुत से जजीरे भी हैं यहाँ अब तक मौजूद हैं कि जिन पर हिंदुस्तान ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है, हालांकि कानूनन भी और इस एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक भी 1947 पाकिस्तान इस बात का अब तक हकदार है कि ये जजीरे उसके हैं, क्योंकि वहाँ के अवाम का जो फ़ैसला है वही यही है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कश्मीर का हाल भी यही है, ठीक है ना, जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है वो तो है ठीक है, लेकिन जो हिस्सा नहीं है अब तक भी और दाखिल होना चाहता था, वहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है वो आप जानते हैं अच्छी तरह। तो बड़े बुरे हालात हैं वहाँ के भी। या आज़ाद रहें ये उनकी मर्ज़ी थी, वो रियासतें चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं, या आज़ाद रहना चाहें। उन रियासतों के तसल्लुत में से किसी एक के साथ इल्हाक का फ़ैसला उनके हुक्मरानों को ही करना था, जो भी वहाँ का रियासती बड़ा था। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे लोग थे, उनकी आप देखें तो जायदादें और उनकी अमलाक जो थी, कारोबार, हर चीज़ हिंदुस्तान में था, और उन्होंने वहाँ के बहुत से लोगों से गारंटियाँ ले ली थी। जैसे होता है ना कि यार आप मुझे अमान दे दें, ये सिलसिला अरबों से बड़ा मशहूर हुआ, उनके ऐसा होता था। तो उन्होंने, जैसे आप भी करते ना, यार मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आप मेरी जान की हिफाजत करें बस। हाँ, वो तो मुसलमानों के देखें, उनके एक अपने मजहबी भी और ऐसी आगबाज उनके लोगों की तरफ से लगाई जाती है, उभारा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मशहूर पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ऐसा होता ही नहीं है कि उलमा किसी को भड़काएं किसी मकसद काम के लिए, क्योंकि ऐसा कोई अमल आपको इधर दिखता भी नहीं है। तो उलमा हमारे ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन उधर ये मसाइल हैं जिसकी बुनियाद में आप देखते हैं कि बहुत सारे ये झगड़े जो है ना आपस के नज़र आते हैं, दिखते हैं। हालात इतने कशीदा हो जाते हैं, कभी वो मस्जिद पे हमला कर रहे हैं, कभी मस्जिद को तोड़ लें,
कभी जो है मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हैं, कभी जो है ना 10-10, 20-20 का जत्था जो है एक मुसलमान के हाथ पैर तोड़ के रख रहे, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं करते। मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता। और अगर कभी खुदा न खास्ता एक आध वाक़या कई सदियों में हो जाए तो हमें उस पर भी अफसोस होता है और हम उसको भी वो करते हैं कि ये बिल्कुल गलत करा जिसने भी किया। जैसे एक बेचारे किसी श्रीलंकन का कुछ सालों पहले एक वाक़या हुआ था, और वो भी जिन्होंने मकसद उस बेचारे पे तशद्दुद करा या जो भी सच था झूठ था अल्लाह जानता है, लेकिन अगर जिसने किया भी तो गलत किया, उसको भी हम कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने सही किया। जिस पे कोई तौहीन का इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल ही कर दिया था, फैक्ट्री के लोग थे या कौन थे, बहरहाल कि भाई ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अब ये भी हमें नहीं पता कि वाकई कर रहा था या किसी ने अपनी दुश्मनी में ये हरकत करी। तो बहरहाल हमारे मुसलमानों की ये आदत नहीं, ना हम ऐसे करते हैं, ना हमारे पेशवा ऐसे लोग हैं, वो कभी भी इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सीआर है हमारी किधर है क्लास की? आज भी नहीं आई माशाल्लाह, आती ही नहीं है, पूरा सेमेस्टर गुजर जाएगा। और मैंने किसके ज़िम्मे लगाया था? हाँ, ग्रुप्स का। अब ग्रुप 4 है आगे। अब यानी कि हमारा ग्रुप नंबर अब कौन सा है आज? ग्रुप नंबर 3 प्रेजेंटेशन देना चाहता है, नाम कॉल करें ज़रा। मुनीज़ा शेरबानो, उम्मे अबिया, माहिन जुल्फ़िकार, अफनान आदिल। ये किधर हैं सारे बच्चे? कोई एक भी नहीं है इनमें से क्लास में? कोई एक है इन बच्चों में से? इधर सुन लें बात, यहाँ तवज्जो करें, इधर सुने। जो नाम मैंने लिए इनमें से कोई स्टूडेंट है क्लास में? आप हैं, आ जाएं फिर प्रेजेंटेशन। वो तो एंड तक सेमेस्टर तक नहीं आएगा, फिर ये आपके 20 मार्क्स ज़ीरो। अच्छा, फिर सेमेस्टर के बाद तैयार करेंगी, क्योंकि आज 10 क्लास है, 3-4 क्लासें रह गए। हमने तो अब अपना कोर्स पूरा करना। नेक्स्ट क्लास नहीं है, हमने तो प्रीवियस से भी प्रीवियस क्लास में प्रेजेंटेशन का टाइम था, आपसे बिफोर मिड था ये। अब तो हम फाइनल के करीब आ गए, फिर टाइम नहीं है ना। आप अपना पार्ट बस इधर प्रेजेंट करें, इंडिविजुअल मार्क्स मिलेंगे, ग्रुप वाइज मार्क्स नहीं मिलने। जो आपके ग्रुप के एब्सेंट हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये ग्रुप पर हम भेजेंगे। कितना टाइम दो? सेमेस्टर के एंड तक। आप अभी टाइम ले लें, अभी आप टाइम ले लें, आप अपनी तैयारी कर। कहाँ थी आप? अच्छा, ये आज 10 क्लास है, आप फर्स्ट क्लास में आई हैं आज? अच्छा, 3rd या 4th है, तो आप ग्रुप पर भी नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चलता क्लास में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। आप मान रही हैं ये बात? ग्रुप पर हैं आप व्हाट्सएप, तो वहाँ भी आपको कुछ नहीं पता चलता। बड़ी बात है माशाल्लाह। चलें, इनको ज़ीरो करें। जब इनको पता ही नहीं चलता तो अब ज़ीरो पे इनको पता चलेगा। बस ये ग्रुप 4-3 ना पूरा ज़ीरो कर दो। और ये सिर्फ यहाँ ज़ीरो नहीं करना है, ये रिकॉर्ड में हमने इसको ज़ीरो करना है। रुक जाओ, मैं इस पर रिकॉर्ड पे भी ले आऊँ इसको ना। ये हमारा वेडनेसडे है ना, जिन्होंने करा है वो तो मैंने नोट कर लिए उनके नंबर। अच्छा, ग्रुप 1 का तुमने क्या बताया था? सब हो गए। अब इसको ना करना ये है कि आपका इसमें से नंबर कौन सा है ग्रुप पर, देखो अपना जो है ना, इसको आप एडमिन करो, बनाओ। भाई हम मार्क्स देंगे इंडिविजुअली, 20 मार्क्स हैं, ऐसे नहीं दूंगा। जब आप सही प्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अपने टाइम पर। इससे ज़्यादा आज अब मैं लेट नहीं करूँगा, प्रेजेंटेशन किसी की भी नहीं करूँगा।
ने स्लाइड्स भेजी नहीं थी। किन को? हमारे मैंने सबको स्लाइड्स भेजी थी, उन्होंने आपको नहीं दिखाई। लास्ट में मैं आ नहीं सकती, मैंने सारी स्लाइड्स उनको बना के भेजी, उन्होंने कहा स्लाइड्स ही नहीं है। तो क्यों नहीं डेट थे? देखने में क्यों नहीं थे आप लोगों के पास से स्लाइड 15 जब अप्रैल इन्होंने शेयर करी हुई है? कहाँ है? वो आई नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने चले बगैर स्लाइड्स के भी प्रेजेंट किया है ना, मेरे मार्क्स तो फिर भी कट गए ना। प्रेजेंट करा था ना, तो मार्क्स उस हिसाब से मिल गए होंगे। मेरे मार्क्स तो फिर भी कट गए ना, मेरी मेहनत तो फिर भी खराब हो गई। आपने तो अपना इंडिविजुअली दिया, आपके मार्क्स इंडिविजुअल हैं। मैंने दी ही नहीं थी, उसमें आई नहीं थी। मैंने सिर्फ इनको स्लाइड्स भेजी थी, मैंने 15 अप्रैल की स्लाइड्स भेजी नहीं सर। नहीं आई थी तो आप एब्सेंट होंगे फिर हमारी लिस्ट में। फिर उसको हमारी प्रेजेंटेशन तो करा दो। ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 2। बस सही, मैं इसके बाद आप लोगों को ही बुला रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को बुला लेता हूँ। लेकिन ये एब्सेंट थी ना उस दिन, इनका नाम एब्सेंट में होगा। आपका नंबर मिला? सर उनके एक एडमिन को 3 एडमिन नहीं सर्च कर लो ना। हाँ, उसको रिमूव कर दो पहले। आ जाए आप लोग, फिर अपनी पीपीटी खोल लें जो रिमेनिंग रह गए ना, क्योंकि आप लोग एब्सेंट हुए हुए हैं उसमें, फिर आपकी मार्किंग हम कर लेते हैं अभी। बन गया? अब अपने पास से आप ये सारा उस पे ना ग्रुप 1 2 3 जिन्होंने दे दी वो प्रेजेंट कर दो, ऐसे चेक लगा दो, डन। जो उसमें एब्सेंट हैं उनके आगे एब्सेंट लिखो, और जो पूरा ग्रुप 3 जैसे है ना, इसको पूरा 0 कर दो बस। ग्रुप 3, ग्रुप 4 या 3 है आप लोगों का? ग्रुप 3 है। सर हमारे नंबर बता दो। किस चीज़ के? प्रेजेंटेशन के। सीपी में फाइनल आपको मिल जाएंगे, फाइनल में सीपी में। चैट जीपीटी से ही कर लो, उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ खोल लो। यहाँ तो शो करना है ना आपने स्क्रीन पे, तो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से सवालात करेंगे, आपसे भी करेंगे, तो उसमें से खोलना। मुझे कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी मटेरियल खोल लें। ग्रुप 1 2 3 ऐसे नंबर डाल के ना डन और एब्सेंट जो हैं वो करते जाएं बस वहाँ।
सना आप नहीं थे अटेंडेंस के बाद? सर मुझे आपने शेड्यूल सही की थी, अटेंडेंस तो सही नहीं हुई। हाँ आपने बोला था ना ऑनलाइन क्लास में आपने एक लगाई थी, आप सही करवाई थी, सही नहीं और सर राम टंडन सर से बोलो कि साइन करके दें। जल्दी करें, टाइम कम है भाई। हाँ जी, शुरू करें। क्या? इधर बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा उधर, मैं थक गया हूँ ज़रा सा ना, यहाँ से साफ नज़र आता है। हाँ बंद कर दें मोबाइल, शाबाश बंद कर दें जल्दी। After the fall of the Mughal Empire in 1857, Muslims appointed fell into a huge turmoil, and they faced a dramatic reversal from power to going back to being basically nothing. The British colonial rule systematically dismantled the entire Muslim Ummah and the political structures that were already there, and confiscated their lands, and also displaced a lot of other Muslim communities from their home lands. Next. So the next topic is the aftermath for Muslims, basically explaining it in the aftermath for Muslims was basically that the British blamed Muslims disproportionately for their war against exactly the retribution. Because 1857 के बाद बेसिकली से बहुत सारी वॉर्स हुई थी। हमारा नाम वॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, मुगल एम्पायर डाउन हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हो गई थी और ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत एक्साइल हो गए थे। तो एवरीवन वाज ब्लेमिंग द मुस्लिम्स फॉर ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। कुछ भी गलत होता था उनके अंदर तो दूसरा और गलत कर रहे थे। हमें सिस्टमैटिकली एजुकेशन से भी महरूम किया जाता था, हमें सोशल गैदरिंग से भी महरूम किया जाता था, हमें कहीं पर बैठ भी नहीं जाए, हमारी नस्लों को खराब किया जाता था, हमें गिरगी नहीं की जाती थी। मुस्लिम बहुत ज़्यादा एक्साइट थे सब कुछ।
Yes, I include retired because he served a trial in 1992-24 to lead the Muslim League, transferred the Muslim League from a street club to a mass group. On March 23, 1940, the Lahore Resolution formally demanded separate Muslim universities. Led the Direct Action Day 1946 to demonstrate Muslim resolve for a separate movement. Through constitutional and democratic means, achieved Pakistan on August 14, 1947. ये आपने तो माशाल्लाह न्यूज़ सुनाई है हमें सारा। ऐसे तो वो ख़बरें पढ़ती हैं ना चैनल पे, इस चीज़ के 20 मार्क्स थोड़ी मैं दे सकता हूँ। है नहीं, 0 मार्क्स हैं। प्रेजेंटेशन ऐसे होती ही नहीं है ना, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि आपने ठीक है इधर पॉइंट्स बनाई, स्लाइड्स अपनी पीपीटी आपने तैयार की है, उसको आप शो कर रहे हैं जैसे हम भी शो कर देते हैं। उसमें आप पॉइंट्स देखें भले, लेकिन फिर डिटेल तो समझाएं ना, एक तरीके से हमें पता तो चले कि आप क्या समझाना चाह रही हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आपने बताया ना, आ जाए इधर, हम आपसे सवाल करते हैं, हमें पता चले आपने कितना तैयारी की है। अब ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर, ये क्या थी रेजोल्यूशन, आप ज़रा उर्दू में बताएं। यानी मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड चाहिए था, तो उन्होंने डिमांड करी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर किया जाए, ये आपका कहने का मतलब। नहीं, ये लाहौर रेजोल्यूशन हुई क्यों थी, ये नहीं समझ आ रहा ना हमें। मुसलमानों को अलग एक मुल्क चाहिए था, इसलिए उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन किया, ये कहना चाह रही हैं। ये क्या था लाहौर रेजोल्यूशन? मतलब ये कोई प्रोग्राम रखा था, ये कोई पार्टी हुई थी या कोई कानून साजी हुई थी, ये क्या इजलास हुआ था कोई? किस तरह का इजलास था ये? मतलब मैनेज जो किया था वो हिंदुओं ने किया था, मुसलमानों ने किया? मुसलमानों ने। और लाहौर उस वक्त इसका मतलब था मौजूद जो उन्होंने लाहौर में किया था। ये कहाँ हुआ था, किधर हुआ था? बम्बई में हुआ था। जब आप कह रही हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर, क्योंकि ये आपने लफ्ज़ भी सही नहीं लिखा हुआ ना, मैं इसीलिए इतने सवालात कर रहा हूँ। ये इन लोगों को करने चाहिए थे, लेकिन ये लोग तो सो रहे हैं सारे, बातों से नहीं फुर्सत, उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। देखो उसको 3 दफ़ा मैं मना कर चुका हूँ, लेकिन वो मोबाइल ही नहीं छूट रहा बेचारी के हाथ से, थोड़ी देर के लिए नहीं छूट रहा मोबाइल। हाँ, उनको नहीं पता है अभी भी आप क्या बताना चाह रही हैं, उन खुद नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या बताना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, बताएं। ये एक ही स्लाइड थी आपकी, सिर्फ 2-3 दूसरी स्लाइड करें ज़रा। ग्रोइंग हिंदू मुस्लिम टेंशन, कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 to 39, कम्युनल वायलेंस, ये क्या था, इसका क्या मतलब है? मोबाइल को छोड़ दो ना, इधर थोड़ा सा देख के, तुमने तैयारी तो की होगी ना, बस अपने लफ्ज़ों में समझा दो, ये इसका मकसद था। क्या याद नहीं है?
हाँ तो देखो यही बात है ना असल में कि हम देखो 20 मार्क्स हमने देने, तो आपका जो टॉपिक है वो आपको असबर ख़ुद पहले समझ आना चाहिए। उसके लिए आप की पॉइंट्स ये बनाएं कि लोअर रेजोल्यूशन, वाई सिचुएटेड द लोअर रेजोल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट। नेगलेक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको अलग किया जा रहा था, उनका बहुत तशद्दुद किया जा रहा था, उनको स्कूल में ज़बरदस्ती बंदे मातरम पढ़ाया जाता था, उनको अरबी पढ़ने दी जाती थी, उनको नहीं दी जाती थी। हाँ तो इसलिए जब इन सब इतने सारे मसलों के बाद मुसलमान के पास होते तो फिर जब कायद-ए-आज़म वापस आए अपना पढ़ाई शुरू करके, तो उन्होंने एक अहद फैसला बनाया गुलाम इक़बाल के साथ। गुलाम इक़बाल had already shared his views कि he wanted a separate state. He had already shared कि मुझे एक अलग, हमारे मुसलमानों के लिए हमें अलग मुल्क बनाना चाहिए। तो उसके लिए पाकिस्तान में रेज़ोल्यूशन पास हुई थी, उन्होंने एक इजलास किया था जिसमें उन्होंने सारे मुस्लिम्स को यूनाइट करके और फिर बताया था कि we should actually fight for our own। इस वजह से हाँ लाहौर कहने को है, लेकिन देखा जाए तो लाहौर तो उस वक्त भी जो हिंदुस्तान बरसग़ीर का एक मतलब सिटी था, शहर था बाकायदा, इसी नाम से पंजाब पूरी एक जगह थी, यानी बहुत बड़ा शहर था ये, वो था सूबा पंजाब जो था। तो मुसलमान इसी के लिए मुत्तहिद हुए थे और उन्होंने इसमें इकट्ठे होकर डिफरेंट, आप जानते हैं कि जो इनके सरबराहान थे उनकी तकारीर हुई, उसके अंदर उन्होंने अपने मुतालबात रखे थे कि हम मुसलमान हकीकत में चाहते क्या हैं। तो उसी तमाम मुतालबात का नाम लाहौर रेजोल्यूशन कहलाता है। ये सेकंड पार्ट है जो आपको समझाना। थर्ड पार्ट इसके अंदर फिर ये है कि इसके अंदर मुसलमानों ने अपने क्या क्या मुतालबात रखे थे, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वो चाहते थे और किससे चाहते थे और वो क्यों चाहते थे, ये सारा थर्ड पार्ट। फोर्थ नंबर पे इसका पार्ट ये है कि फिर ये जो रेजोल्यूशन हुआ तो इसकी एंडिंग किस पर हुई, इख्तिताम, इसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो ये 4 पार्ट कम अज़ कम है, उसके बाद फिर आप कंक्लूजन दे दें वो ठीक है। तो ये लेकिन आपको पहले ख़ुद असबर समझ आने चाहिए कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, लाहौर रेजोल्यूशन मैं क्यों पेश कर रही हूँ और इसका मकसद क्या था, क्यों ये हुआ था और फिर इसके अंदर हुआ क्या क्या था, मुसलमानों ने क्या मुतालबात। तो इसको पूरा प्रैक्टिस करके आएँ अच्छे से, ताकि उनको तो फिर भी चलो उन्होंने माशाल्लाह मेहनत की, अंदाज़ा हो रहा है, समझा पा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका नंबर लेकिन तो ज़ीरो हो, इससे अच्छा है ना आप दोबारा इसको वो करें प्रेजेंट। चलें, इनके बाद नेक्स्ट ग्रुप का नाम कॉल करें। इनका नाम नोट कर लिए सबके, दोनों के, जिन्होंने पहले किया उनका नाम पहले सीक्वेंस वाइज लिखें ताकि मुझे भी पता रहे, ठीक है। हाँ कौन है? हमारा शेख कौन है? हाँ उम्मे हानी आ जाओ। नहीं नहीं, जौन सा भी था बस इसी में दे दो, अब जो भी था बस इसी में अब देनी है आपने, आ जाए बस। जी जी चलें स्टार्ट कर लें। अल्लाहु अकबर।
हाँ स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है और हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को बना था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस जो है हमेशा से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और एक बड़ी डील रही है, लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो वो अपने साथ मुश्किलात लेके बना था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो गया और वेस्ट पाकिस्तान, और ये दोनों पार्ट्स भी जो है इंडिया की वजह से सेपरेट हुए है। इंडिया पाकिस्तान की शुरू में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से अर्ली प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस करी थी, जैसे कि लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ ऑफिसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे लोगों ने जो है माइग्रेट किया था, जिसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, जैसे रेफ्यूजी क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल चैलेंजेस जो भी पाकिस्तान ने फेस किए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़े और इमीडिएट जो सीरियस चैलेंज मैंने फेस किया वो रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटी क्राइसिस था। पार्टीशन की वजह से मुसलमानों और हिंदुओं की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई थी। मुसलमान तकरीबन 7 से 8 मिलियन थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, और सिख और हिंदू जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया गए थे, और ये माइग्रेशन बहुत अचानक और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। ज़्यादा रेफ्यूजीज अपने घर, ज़मीन, बिजनेसेस सब कुछ, अपना शेल्टर वगैरह सब कुछ छोड़ के आए थे, तो उन्हें उनकी बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल थी, जैसे पानी, खाना, छत, जॉब वगैरह सब कुछ भी नहीं मिल रहा था। कराची, लाहौर, रावलपिंडी जैसी जो आपके शहर थे वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सब लोग अचानक से माइग्रेट होकर आए थे, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग और शॉर्टेज हो गई थी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी उनकी। इस माइग्रेशन के दौरान क्रिमिनल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता था कि लोग अपनी जान जो है हाथ से धो बैठे थे, और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ उनके हाथ से निकल गई थी, इसकी वजह से सब बहुत परेशान भी थे। गवर्नमेंट ने इसके लिए उनके रेफ्यूजीज कैंप्स लगाए थे वहाँ पे, जो उनके लिए उनकी मदद के लिए थे, राशन और रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड थे, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, तो ये उनका बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस किया। पाकिस्तान को शुरू में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इशूज बहुत ज़्यादा हुए थे। जब इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी तो एसेट्स भी डिवाइड हुए थे, जिनमें से पाकिस्तान को 750 मिलियन पीस उनके हिस्से में आने थे, लेकिन जब डिवीजन हुई थी इसका सिर्फ एक कम पार्ट दिया गया था, ये सारा नहीं इवनली दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे पास हमें बजट बनाने में और नए मुल्क को चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, खर्चे सारे पूरे नहीं हुए। उसके अलावा हमारे पास सिविल सर्वेंट की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, नया मुल्क था, चलाने के लिए था नहीं, सारे एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, तो ये भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। इसके अलावा कराची को एक पोर्ट सिटी था, तो उसको एज अ फर्स्ट कैपिटल चूज़ किया गया था कराची को, लेकिन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा कम था। एक नए स्टेट को चलाने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म था। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, डिपार्टमेंट, ये सारे स्टैफ्स बनाए गए, पूरा जीरो से स्टार्ट किया गया, जिससे फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए पाकिस्तान के साथ। टेरिटोरियल इनसिक्योरिटी, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस पर बहुत मेजर टेरिटोरियल सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ा मसला उनके लिए कश्मीर डिस्प्यूट का था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री को अपने हिस्से में जाते थे, जिसकी वजह से 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्योंकि उसको नया मुल्क था, पाकिस्तान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी को लेके, और उनकी जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद जाकर शामिल थे, जिसमें जो है other include Junagadh and Hyderabad, which were eventually taken by India.
इसके अलावा और भी मुश्किलात थी जिसमें जो है मिलिट्री रिसोर्सेज जो दोनों मुल्क में इक्वली डिवाइड नहीं हुई थी। पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले कम इक्विपमेंट्स दिए गए थे, ट्रेन फोर्स भी कम दी गई थी, जिसकी वजह से हमें बॉर्डर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। रिसोर्सेज कम होने की वजह से उनकी बॉर्डर के डिफेंसेस भी बहुत वीक थे और उन्हें आगे जाके और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे में सबके बाद हमें पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से बना था और पाकिस्तान बनने के बाद भी इतनी मुश्किलें होती रही, हर चीज़ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। लेकिन जो है कायद आज़म और बाकी लीडर्स की मदद से, कौम की कुर्बानियों की मदद से पाकिस्तान आगे बढ़ता गया और फिर पाकिस्तान मजबूत होता गया। लेकिन जो है इन चैलेंजेस के बाद भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। कायद आज़म ने और लियाकत अली खान ने लोगों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान को खड़ा रखने। और वो लास्ट टाइम मैंने आई थी तो उसका पार्ट मैंने किया, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स हो गई। अच्छा भाई स्टूडेंट, ये हाँ भाई कोई सवाल करने किसी को, या आप आपसे सवाल शुरू करें। नहीं अभी बंद नहीं करो ना उसको, प्रेजेंटेशन को तो ओपन ही रखना। अकाउंट बंद कर दियो तो ठीक है सर। हाँ भाई, क्या गलती करी इन्होंने प्रेजेंटेशन में, कौन बताएगा? बहुत सारी गलतियां भी करी। जिसको प्रेजेंटेशन देने का तरीका आता हो, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हाँ फोन से तो ये है कि वैसे तो अलाउ नहीं होता प्रेजेंटेशन में, लेकिन आप चले की पॉइंट बनाए थे देखने का मसला नहीं है, लेकिन बाकायदा फिर उसको इस तरह देख कर ही न्यूज पढ़ना ये सही है। दूसरा कि थोड़ा डिटेल में ये समझाना भाई, 2 से 3 मिनट तो हमारे इंडिविजुअली पार्टिसिपेंट करें ना, 2 से 3 मिनट तो हमारे प्रेजेंटेशन। और फोन वाली लड़की क्या गलती करी उन्होंने, और बताओ। प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी थी। एक के बाद एक नंबर फिर आपके भी लगता है, जो इनके 5-5 नंबर आ रहे हैं। क्योंकि और थोड़ा सा इसको डिफाइन करें ना, वाज़ेह करके। 20 मार्क्स इतने से बोलने पर 20 मार्क्स ही मिले। आपका चलो फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन इन लोगों को तो और डिफाइन करना चाहिए। और दूसरा प्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है, ये तो आम हालत में भी गुफ्तगू करने का, आप अगर कहीं पे आए और कोई बात करें तो कम से कम एज अ मुस्लिम बिस्मिल्लाह तो पढ़ते हैं, या नहीं आवाज से पढ़ते हैं ताकि सबको पता चले। कम से कम एक अल्लाह का नाम ले लेते हैं, हम मुसलमान तो हैं, या वो भी हमने छोड़ दिया, तो ये गलत आदत है। आप बात करें और एकदम आए और शुरू हो जाए, मकसद ये जो है ना बहुत अजीब सी बात होती है। एक तरीका होता है ना जिससे अंदाजा होता है कि भाई आप बाकी अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा सीखने का एक अमल प्रेजेंटेशन के लिए आए तो पहले कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अगर तो बाकी आप कोई अरबी के दुआई कलिमात पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा अगर सीखें। और ये हमेशा होना चाहिए, जब भी आप स्पीच करने आए या आप अनाउंसमेंट करने आए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए भी आए, तो आपको ये आदत अपनी बनानी चाहिए। क्योंकि कलाम करने से पहले जो है ना सलाम करो, ठीक है, और अगर बगैर सलाम के कलाम है तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती।
ये भी है मसला, ये भी तो इसका भी तो ख्याल करना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता था कि आप इधर आती हैं और खामोश कर जाती हैं, चली जाती, बोलती मेरे दिल में दे दी बस सारी प्रेजेंटेशन। दिल में नहीं देना, ये तो पढ़ना है, हमारे जो है ना इस्लाम का हिस्सा है, दीन का करना चाहिए। ये आपको इधर लिखना भी चाहिए, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में शुरू में बिस्मिल्लाह लिखनी भी चाहिए। हर कुछ भी आप आइंदा बनाए ना, बिना झिझक बिना धड़क आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ डिजाइनिंग का क्या क्या आप बनाते करते हैं, कभी मैंने देखा ही नहीं। ऊपर लिख ले बिस्मिल्लाह ताला, अल्लाह के नाम के साथ मैं डिज़ाइन बना के सीख, बगैर अल्लाह के नाम के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हमें तो सब किसने सिखाया? अल्लाह ने तो सिखाया। अगर अल्लाह हमें कलम ना दे तो क्या सीख? तो आप डिज़ाइन भी बना दे, ऊपर छोटा सा लिखे बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। अल्लाह के नाम के साथ ही डिज़ाइन की बात ही अलग होगी, वरना आप बनाते रहे, लाखों लोग पहले से बना रहे, आप भी बनाने जाओ, चले जाए। आप कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 6 वाले स्टूडेंट आ जाए। वैसे बहुत शॉर्ट दिया आपने, इनका नाम सबसे ऊपर लिख ले, बाकियों में तो एक जैसे नंबर। हाँ जी, वहाँ से करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे, वहाँ पे जूम का ऑप्शन होगा। हाँ, ये जूम आ रहे हैं ना, हाँ हाँ यही प्लस पे हाँ, बस सही। हमारा इसको फिर वो फाइल फॉरवर्ड करो।
पुराने नंबर पे मैं भेजूं? चैट जो है ना आपकी ज़्यादा फ्री नहीं हो सकती, वो लोडिंग में इसके टाइम नहीं। हमारा वो बड़ा था डिसीजन लिया था सबसे इनएक्टिव नहीं, क्योंकि क्लास टाइमिंग है, 2:15 तक टाइम है, 2:15 तक टाइम है क्लास का। नीचे करो। अभी खुल जाएगा। आ गया देखो। Assalamualaikum everyone. My name is Nurasheen, and today I am going to present you the Aligarh Movement, which was started by Sir Syed Ahmad Khan after the revolt of 1857. जो basically एक था अलीगढ़ मूवमेंट का, ये था कि एजुकेशनल और सोशल जो है वो कंडीशन जो है मुस्लिम्स को इम्प्रूव करें, और आप मुस्लिम्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस डिक्लाइन फेस किया था, उनको रेड लॉस्ट पावर से सफर इकोनॉमिकली, और वो ब्रिटिश में बेसिकली ट्रस्ट नहीं करते थे, और इतना हो गया था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न नहीं कर रहे थे टू फेयर after the revolt of 1857, Muslims faced serious decline, और जो at the same time many English learn करेंगे तो उनको मतलब अदर कम्युनिटीज के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो सर सैयद जो थे दूर हो जाओ, दूर जाके बैठो। मैंने आपको दूर बैठाया था ना, उधर आखिर वाली पीछे जाओ, वहाँ जाओ। प्रेजेंटेशन की अभी नहीं तैयारी करो, बता के ये प्रेजेंटेशन इनको देने तो इधर सुनो बस बैठ। प्रिपरेशन घर पे करा करो, बाद में क्लास टाइम के बाद कर दिया करो। सर सैयद अहमद खान का ये बिलीफ था कि आप भी उठ जाओ बीच में, उठ जाओ जल्दी, इधर आ जाओ, ये उधर चलिए, प्लेट दे के बैठो बिल्कुल, लफ्ज़ का नहीं। चलें। इस टाइम पे सर सैयद अहमद खान came forward and he helped the Muslims to regain their respect and improve their lives. Sir Syed Ahmad Khan, he was a great thinker. He believed कि जो
कंप्लीट कर सकते हैं। राइट। वैसे अहमद खान जो थे वो कह रहे थे कि हमें जो है वेपन्स और नॉलेज के थ्रू उनसे कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि जो शऊर हमें जिनसे हासिल होता है वो कहीं और से हासिल नहीं होता है। सो वो उनका ये विजन था कि वो इस्लामिक ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के जो बीच का गैप है उस चीज़ को मतलब बैलेंस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हादिया और अलीगढ़ मुंबई के सर सैयद का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है वो था कि तारीख हासिल करने का, कि मुसलमान जो पीछे रह गए हैं उनको ब्रिटिश के साथ और बाकी ममालिक के साथ जो है ना साथ में बराबर किया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो अंग्रेज़ी किताबें थी उनको उर्दू में कन्वर्ट जो है ना ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ताकि जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है मुसलमानों को उर्दू आती है हमें, तो हम उर्दू में उनको जो है ना समझ के और फिर सीख सकें सारी चीज़ें। और उन्होंने इसलिए क्या कि लोग समझें कि मॉडर्न साइंस और हिस्ट्री क्या देना, ताकि वो पीछे ना रहे। फिर इसकी एग्जाम्पल ये है जैसे किसान थे वो पुराने जदीद तरीकों से चल रहे थे, जबकि जो है ना ब्रिटिश के और बाकी वाले की वो नई मशीनरी यूज़ कर रहे थे, अच्छे खाद यूज़ कर रहे थे, केमिकल्स यूज़ करे ताकि अच्छा जो है ना क्वालिटी जो होती है वो उगे। लेकिन इंडियंस अभी भी कोई पुराने तौर तरीके के चल रहे थे, उनको कुछ नया आता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, सारी किताबें की इंग्लिश में थी। उन्होंने सबसे बड़ा जो है ना गोल ये करके सारी अंग्रेजी किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया और फिर मुसलमानों ने उसको जो है ना पढ़ा भी। इसके लिए उन्होंने जो हमारा फेमस मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जो कि स्कूल में शुरू हुआ था 1875 में, जो कि कॉलेज बना 1877 में। इसका जो है इट वाज इंस्पायर्ड बाय द फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, क्योंकि एक तो जो ब्रिटिश स्कूल्स थे इंडिया में उसमें सिर्फ जो है वेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था और या तो मदरसा में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता। तो सर सैयद ने इस्लाम को और साइंस को दोनों को जो है ना मिलाने की कोशिश की, ताकि सब समझे सही से कि साइंस क्या चीज़ है। और साइंस को लेकर आना ये मतलब नहीं था कि कुरान को जो है ना उन्होंने झुठला दिया है, सब कुछ नहीं था, सब कुछ जो है ना सही था, तो यही समझाना था। अब जैसे ग्रुप 2 ने भी ये बताया था कि उनको वंदे मातरम गाने को कहा जाता था, उनको कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और उर्दू जो है वो सही से बोल भी नहीं पाते थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी जब नहीं। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है ना मुसलमानों को इल्म देने की बहुत कोशिश की और आसानियों के लिए बेहतर। उसमें ये मुस्लिम से जो है अपने इस्लाम के साथ इस्लाम भी पढ़ा उन्होंने, इस्लाम के साथ उन्होंने मैथ्स भी पढ़ी, उनको साइंस भी और अंग्रेज़ी भी सब कुछ सीखा उन्होंने, ताकि वो पीछे ना रहें और गवर्नमेंट में भी किसी और चीज़ में भी वो आगे रहें, कंपटीशन एक उनका बना रहे, किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। ठीक है, सलाह करता हूँ। So अलीगढ़ स्टूडेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी था कि चेंजिंग द सोसाइटी। तो सर ज़हीर अहमद खान इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करने के साथ साथ सोसाइटी को भी चेंज करना चाहते थे। उन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया था तहज़ीबुल इखलाक, उसमें वो चाहते थे कि उसमें उन्होंने ये पोर्ट्रेट किया कि मुसलमान अपने ओल्ड कस्टम्स को छोड़ के न्यू ट्रेडिशंस को फॉलो करें। और उन्होंने मुसलमानों को बोला कि अगर वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उनको ओल्ड कस्टम्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा और न्यू कस्टम्स को अपनाना पड़ेगा और मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करनी पड़ेगी। और उन्होंने हाइजीन और सोशल मैनेज की इम्पोर्टेंस बताई कि किस तरह से हार्ड वर्क करनी चाहिए, लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और हाइजीन और मैनेज को हेल्प करना चाहिए। और सर सैयद ने इस बारे में बताया कि साइंस और होली कुरान एक साथ साइंस और कुरान भी एक साथ चल सकते हैं, साइंस वो दोनों अलग नहीं है और आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ कुरान को भी और इस्लाम को भी फॉलो कर सकते हैं। और उन्होंने लोगों को इंकरेज किया कि वो ना ओल्ड कस्टम्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें और सारे ट्रेडिशंस को सोच समझ के लॉजिक के साथ अपनाएं। और उन्होंने मुसलमानों की मदद की कि वो अपने दीन पर फ़ख्र कर सकें और साथ में एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनकर रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फैतमी। हम बात करते हैं पॉइंट पर देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एडवाइस किया कि जो है
स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम। और जो है वो यही चाहते थे कि मेरे जो मुसलमान हैं वो तालीम हासिल करके अपने आप को इतना मजबूत, इतना समझदार और काबिल बना दें अपने आप को कि वो अपने राइट्स के लिए फ्यूचर में लड़ सकें। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जो है हिंदू और मुसलमान जो हैं उनके जो कल्चर्स हैं और जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। और यही फिर उन्होंने जो है अपने मुसलमान को कहा कि जो है उनको चाहिए कि वो जो है अपने लिए वॉइस जो है वो आवाज़ उठाएँ और कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएँ, जिससे जो है अपनी आवाज़ के पॉलिटिकल आवाज़ के बगैर जो है वो अपने लिए वोटिंग कर सकते हैं। ये वो जो है अपनी सियासी आवाज़ के बगैर जो है अपनी किसान नहीं ले सकते और काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि वो काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर थे हर लिहाज से। और अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो जो है आगे उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती। और इसीलिए जो है ज़फ़र अहमद खान ने जो है अलीगढ़ कॉलेज जो है वो बनाया, जहाँ पर जो फ्यूचर लीडर्स जो हैं वहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ताकि वो आगे जो है अपने लिए स्टैंड ले सकें, आगे जो है अपने लिए अपने मुल्क के लिए जो है वो स्टैंड ले सकें अपने राइट्स के लिए। आज मैं अलीगढ़ मूवमेंट के लास्टिंग इम्पैक्ट के ऊपर बात करने जा रही हूँ। अलीगढ़ मूवमेंट ने मुसलमानों पर बहुत ही गहरे मुस्बत असरात मुरतब किए। 1857 में जब मुसलमान मायूसी का शिकार हो गए थे तो सर सैयद अहमद खान ने उनके अंदर उम्मीद की किरण जगाई कि वो जदीद तालीम हासिल करके अपना मकाम वापस हासिल कर सकते हैं, मसलन साइंस और इंग्लिश की तालीम। इस मकसद के लिए उन्होंने एक कॉलेज की बुनियाद रखी जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके अंदर मतलब जो कि 1920 के अंदर जाके यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। और इसका ये एक बहुत बड़ा कदम था कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूसरे मुसलमानों ने भी जो है इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये थी कि इसका यूनिफॉर्म था वो ब्लैक शेरवानी थी। इसके ना सिर्फ एक क्लोथिंग बल्कि यूनिटी और डिसिप्लिन का सिंबल था। इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स को जो है वो मतलब पैदा किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनकी खास बात और थी कि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। और इससे ये मालूम होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रही थी बल्कि लीडर्स बनाने के ऊपर फोकस कर रही थी। एक दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस यूनिवर्सिटी को आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया के नाम से मुखातिब किया। आर्सेनल कहते हैं वेपन्स को, वेपन्स यानी असलहा। इससे मुराद नॉर्मल असलहा नहीं था, यानी ऐसे लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर बने जो कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए, फर्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, क्या बताए थे इन्होंने स्लाइड में? आज आगे कौन थी, इन्होंने क्या समझाया था स्लाइड में? आपसे पूछा वाला आपसे। इनका टॉपिक क्या था इनका? अलीगढ़ मूवमेंट आपका टॉपिक क्या बताया उसमें?
मूवमेंट क्या थी जो इन्होंने बताया? सॉरी, अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी? मैंने आपको बताया कि बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट में जो सैयद अहमद खान उन्होंने तो सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट में थे। सैयद अहमद खान मुसलमानों को एजुकेशन दिलाना चाहते थे ताकि वो अपने राइट्स के लिए ब्रिटिश थे और इंडियन जो हिंदू थे उनसे लड़ सके, क्योंकि वो लोग मुसलमानों को बहुत तकलीफ देते थे, पढ़ने नहीं देते थे और मतलब पढ़ने के बाद कि उनको आगे नहीं पढ़ने देते थे, जॉब वगैरह नहीं करते। सही बता रही हैं, कुछ कुछ बेहतर बताया है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये भी आप ही का टॉपिक था ना? हाँ नेक्स्ट ये कौन थी? हाँ भाई क्या बताया था इनका क्या टॉपिक है? सबसे ज्यादा कहानी आपसे ये दीवार के साथ जो बैठे मैं क्यों मैं चाहती हूँ पहले वो मिली, पहले उससे सवाल किया, अब आपसे करते हैं। चले बताएं इन्होंने क्या समझाया था। सो नहीं रही थी, आप मोबाइल में लगी, सच लो। आपको ऐसे जो पर्दा करके ना बैग आगे रखे और पीछे मोबाइल में लगी, सच बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना। आप ही तुम बताओ भाई, इन्होंने क्या बताया था यहाँ इस स्लाइड में? ये सैयद अहमद खान बेसिकली उन्होंने हेल्प किया था तो एजुकेशन वाइट कलर में उन्होंने हेल्प किया था मुसलमानों को इंग्लिश बुक्स की उर्दू में ट्रांसलेट किया था ताकि समझ सके आसानी से और जो मॉडर्न साइंस है अंग्रेज की चीजों को समझा जा सके ना, ताकि वो आगे बढ़ सके, सही से अंडरस्टैंड कर सके। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड करें। हाँ भाई वो कौन है लड़की को बुलाओ। आप बताइए क्या बताया थे उन्होंने इधर यहाँ पे? ये बुक का नाम भी आ रहा था, पीछे करो। ये चुनना नहीं कौन है ये चुनने का, ये राइटर थे इसके? नहीं ये जो नीचे जो लिखा हुआ है, मर्तबा मलिक फजलुद्दीन कक्के कक्के से ही मलिक चंदन। ये देख के मुझे हंसी आ रही है। चंदनुद्दीन और पता नहीं कौन कौन से नाम ले। हाँ ये क्या बताया था इन्होंने इधर? वो बताए। तहजीबुल अखलाक ये क्या थी? ये पुरानी तहजीब को छोड़कर नए फैशन को ये मतलब जो उसमें पुराने उसमें ना कुछ इंडियन कस्टम भी मिले हुए थे ना, क्योंकि वो हिंदू के साथ यानी कि हिंदुस्तानी या हिंदुओं की जो तहजीब है तो पहले कुछ तहजीब पे या अंग्रेज की जो तहजीब है उसमें नहीं चले, बल्कि मुसलमानों की तो अपनी एक सकाफत है, तहजीब है, तमद्दुन है, एक अपना तौर तरीका है, उसके मुताबिक जो है ना जिंदगी बसर की जाए। उसी के लिए ये जो है हफ्तावार, सालाना या माहाना क्या इनका रिसालत है। कुछ इस पे स्टडी किया था आपने? हाँ मकसद ये कैसे शाया होता था, हर रोज या हफ्तावार होता था, महीनावार? इतना नहीं लिखा हुआ, इतना इतनी डिटेल नहीं है इसमें। अच्छा चलो आगे आ जाओ अगली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो पॉलिटिकल अवेकनिंग। हाँ जी वो बच्ची को तो जगाओ, तो गए बताओ उसको थोड़ा ये तवज्जो करो ना इधर। हाँ जी ये वाली बच्ची को ये आपके पास है। हाँ ये वाली लड़की। हाँ बेटा हाँ आपको बता दें उसके बारे में। चलो पीछे करो स्लाइड लिखो। जाओ नाम सर के पहले साथ। आप अटेंडेंस लिए है ना? 2:15 तक क्लास का टाइम है, मैं 2:15 से पहले अटेंडेंस लूंगा, ठीक है भाई?
हमने शेयर आप बताएं क्या बता दीजिए। सर तो 10 सर तो 10 स्लाइड ओपन करो पिछली वाली में, उसको इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना। ये वाली, हाँ बताएं। पहली बात तो ये वाली साइड यहाँ पे जो लगी है ये 70 की बात है। जैसे सबसे पहले ये वाली नाटक की ताकि मुसलमानों को एक आइडिया हो कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, स्कूल जाने जा रहे हैं मोहल्ले। हाँ ये वाली साइड पहले आंसर थी 1870 को ना वो 75 थी। दूसरी बात इसमें जो हार्डवेयर देखा है उसमें मैंने ये वाली वैक्सीन पढ़ी उसमें हार्डवेयर देखा उसमें अब मैं बताती हूँ उसमें ये था कि वटेवर जो अंग्रेज हम पे डाल रहे हैं ऐसे जैसे उस चीज़ को अजाब के तौर पे लेंगे उसमें आपको अपनाए बट अपनी ट्रेडिशन का अपने साथ है उसमें चीज़ों की बात है वो गलत नहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें बट अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करें साइंस फॉलो करें और इसमें साइंस को ज़्यादा कि आप साइंस में अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को पढ़ाएं लिखाएं ताकि आप किसी भी के लेवल पर उनसे बात कर सकें। हाँ सही। यानी कि वो शेरवानी वो पहले आनी चाहिए थी, तो शेरवानी वाली है ही बाद में ना, वो तो लास्ट में आई है उसके बाद। यूनिफॉर्म वाली बाद में आई है, हाँ नहीं नहीं बाद में, वो तो लास्ट में इन्होंने बताया ना उसके बारे में। अच्छा ये हाँ मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है ना उसमें उन्होंने, हाँ सही है चलो, लेकिन स्लाइड्स तो इन्होंने इस पे ना मार्क करते जाएं जो है ना प्रेजेंट है उनका। अच्छा जी आज वेडनेसडे और हमारी 10th क्लास है। अब्दुल रहमान, हाँ करते रहे। आयशा सना एब्सेंट है। अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनमोल, अनोद कादरी। तो टाइम से पहले निकला करो, कराची में हर जगह कराची में रश है। जितना दूर से मैं आता हूँ उतना दूर से आप लोग नहीं आते होंगे। मलिर कैंट तो ये रहा, मलिर कैंट मैं तो जहाँ से आता हूँ वहाँ से 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट लगता है। खुरजानी टाउन कराची का वो कोना है, ये DHA दूसरा कोना है। एक रोड आ रहा है, सारे पेशेंट डायरेक्ट आ रहा है। तो अब आप वैन भी सिस्टम साथ चला दिया तो मेरा कसूर थोड़ी है। अरीज खान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सुनिसारा, फरा सिद्दीकी, फाइहा जिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हमना बता के गई है ना, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा तैमूरी। कहाँ है लाइबा तैमूरी? बैठी हुई है, कहाँ है? अच्छा सॉरी है माशाल्लाह। महानूर, माहीन जुल्फिक, महानूर है नहीं है, माहीन जुल्फिकार, माहरूक रसूल, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, मेमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद लगा दी है, राबिया फ़हीम, रीमा नाज, रोहम रेहान, रुमैसा एजाज, सादीना, सफ़ा उमर, सालिहा आरिफ, सफ़ा उमर नहीं है, सालिह आरिफ, सना तारिक, सानिया आबिद, शेरबानो, शिज़ा साजिद लगा दी, सिमरन देवी,
सुनैना, सैयदा अफनान, सैयदा आयशा अकील, सैयदा आयशा उन्निसा, फाइजा मुइन, सैयदा फातिमा नाज, उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, अंजला अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद, वानिया सलमान। वानिया सलमान है, वजिया वाहिद नहीं है। ठीक है भाई साहब, लगा दिए मैंने बगैर बोले।